Hello students, welcome to all of you in chemistry capsule. So students, आज की वीडियो रहेगी क्लास 11th के लिए और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वो कौन कौन से रूल्स होंगे जो हम यूज़ करेंगे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो कौन से रूल थे वो? देयर आर 3 रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड बाय अस टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कौन से रूल्स थे वो? फर्स्ट रूल इज अबाउट principle. Second rule is Pauli exclusion principle, and third rule is Hund's rule of maximum multiplicity. तो ये 3 रूल थे जिनका हम यूज़ करेंगे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा इन रूल्स के बारे में, क्या होगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग या क्या कुछ बताया गया है इन रूल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। और जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the way of filling electrons in different shells, subshells, and orbitals of an एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो वे है या वो तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे एटम के अंदर, किसमें? उस एटम की डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें उस तरीके के बारे में बताएगा जिसके अकॉर्डिंग हम किसी एटम के ऑर्बिट, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें इन 3 रूल्स को भी फॉलो करना होगा। तो किस तरह से हम इन 3 रूल्स को यूज़ करेंगे टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स? तो 1 बाय 1 हम इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और हमें ये पता चल जाएगा कि ये 3 प्रिंसिपल्स हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑफ-बाउ रूल? सो ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, हम उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जिसकी एनर्जी पहले वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। तो क्या रहेगा ये? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन orbitals of an atom in increasing order of their energies। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, वो हम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी या लोवेस्ट होगी। तो उसके लिए क्या रूल था? एस एस पी एस
डी पी एस, डी पी एस एफ, डी पी एस एफ। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग एस की 1 से, पी की 2 से स्टार्ट करेंगे, डी की 3 से स्टार्ट करेंगे और एफ की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम 4 से। सो 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 3 4 5 4 5। सो ये जो हम यहाँ देख रहे हैं 1s ऑर्बिटल सबसे पहले है, तो इसी की एनर्जी क्या रहेगी, लोएस्ट एनर्जी रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p, 4s, इस तरह से ये फिलिंग होती रहेगी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम। तो ये ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए, और ये सब कुछ बताया गया है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पे। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में वी कैन फिल मैक्सिमम 2 electrons and they must have opposite spins। तो मैक्सिमम हम किसी ऑर्बिटल में कितने फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं, और वो इस तरह से फिलिंग करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कि उनकी जो स्पिन रहेगी वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। और किसी ऑर्बिटल को हम इस तरह से या इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की रहेगी स्पिन क्लॉकवाइज, तो दूसरे की रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, और जो इस तरह से फिलिंग रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिटल में, उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स इन एन ऑर्बिटल। थर्ड रूल होगा अपना हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं हम केवल पी, डी एंड एफ सब सेल्स के लिए, बिकॉज दीज सब सेल्स आर हैविंग मोर देन 1 ऑर्बिटल। क्योंकि इन सब सेल्स में क्या है, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं, और वहाँ पर हमें मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करना होगा उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो जैसे पी, डी और एफ सब सेल्स हैं अपने, इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करेंगे ताकि जब हम उन इलेक्ट्रॉन्स की टोटल स्पिन कैलकुलेट करें तो वो स्पिन उनकी मैक्सिमम होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फिलिंग के लिए। तो क्या रहेगा इस रूल के अकॉर्डिंग, द पेयरिंग ऑफ electrons in P, D and F subshells cannot take place until each orbital of these subshells can have 1 electron or singly occupied। तो हम इन सब सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स में फिलिंग इस तरह से करेंगे कि उन ऑर्बिटल्स में हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं करेंगे जब तक पी, डी और एफ सब सेल्स के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को हम फिल
ना कर दें। तो जब हम उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे उनके ऑर्बिटल्स में, उसके बाद ही पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। बिफोर फिलिंग वन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल वी आर नॉट एबल टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन दोज ऑर्बिटल्स। क्योंकि इस तरह से जब हम फिलिंग करेंगे और जब उनकी मल्टीप्लिसिटी या स्पिन को कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर सबसेल के लिए, तो उनकी जो टोटल स्पिन हम कैलकुलेट करेंगे वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को भी फॉलो करना होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करना होगा और हूर्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को भी फॉलो करना होगा। तो इन 3 रूल्स को हम फॉलो करेंगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट। स्टूडेंट्स 9th क्लास में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ पढ़ा था और वहाँ पर केवल हमने 2 ही रूल पढ़े थे। एक तो था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एनी ऑर्बिट, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और बोहर-बरी रूल के बारे में भी पढ़ा था। और उसमें क्या था कि हम किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सबसे बाहर वाली शेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। तो वो होगा ऑक्टेट रूल, और यहाँ पर 11th क्लास में हम उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करना होगा। ऑक्टेट मीन्स 8। तो कोई भी एटम हो, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं और एक शेल ऐसा आ जाता है जो सबसे बाहर वाली शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो उस आउटर मोस्ट शेल में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते। तो कौन से थे वो 2 रूल जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे बाई 2n स्क्वायर, एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट। और सेकंड पॉइंट था वहां पर बोहर-बरी रूल का, बोहर्स-बरी रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या था रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा किसी भी एटम का, उसमें हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं कर सकते। सो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले एक पॉइंट और है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और वो कौन सी सबसेल होगी, किस ऑर्बिट की होगी, उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन होती है NLX, और n हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में, L बताएगा हमें टाइप ऑफ सबसेल के बारे में, और X बताएगा हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सबसेल ऑफ एनी ऑर्बिट। तो इन्हीं नोटेशंस का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो यहाँ मैं कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और हम देखेंगे कि उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमने सभी रूल्स को फॉलो किया है जो अब तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हमें इस एटम के उस ऑर्बिटल में फिल करना होगा जिसकी एनर्जी सबसे
कम होगी। तो वो 1s ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और इस 1s ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने इस हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन एलिमेंट ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, और इसका एटॉमिक नंबर 7 होने के कारण इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम में। तो किस तरह से लिखेंगे, हम उसी ऑर्डर को याद करेंगे जो क्या था, 1s 2s 2p। हमें ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल करने होंगे इन सब सेल्स के ऑर्बिटल्स में कि 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। किस तरह से हम काउंट करेंगे बाद में। 1s2 से ज़्यादा रहेगी एनर्जी 2s में, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब तक हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है, बाकी बचते हैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस 2p सबसेल के ऑर्बिटल्स में हम फिल करेंगे। तो कितने बच गए अपने 3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए। इसमें हमें पता है कि जो p सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, px py एंड pz। तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये सारा कुछ यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज कर देंगे। 2px1 2py1 2pz1, और इसमें हमने फॉलो किया है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को, क्योंकि हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बचते थे यहाँ के बाद, और उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को p सबसेल में इस तरह से फिल करेंगे कि उसके जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही आए, और पेयरिंग तब तक नहीं कर पाएंगे हम इस p सबसेल में जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को फिल ना कर दे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे, तो इसलिए हम हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। नेक्स्ट रहेगी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले किस में जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, उसमें 2 आ गए। अब कितने बच गए अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल होगा 2s, उसमें भी हम 2 फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बच गए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे अब 2p सबसेल में। और किस तरह से फिल करेंगे, 2px 2 2py1 2pz1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने इन p ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, और जो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाता है वो हम फिल करेंगे 2px में। इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये px है, py है, ये pz है, और इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 4। तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इन सभी में, ताकि ये सभी सिंगली ऑक्युपाइड हो जाए। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। अब हम कर सकते हैं इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो यहाँ पर हमने फॉलो किया है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आगे भी हम इसी तरह से हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करेंगे, और इस ऑर्बिटल से हम देख सकते हैं कि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हमने फिल किए हैं, और उनकी स्पिन क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, अपोजिट। तो इसको लिखने के लिए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमने ऑफ-बाउ रूल को भी फॉलो किया है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो किया है, और हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को भी फॉलो किया है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले हमें इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स का भी पता होना चाहिए, ताकि
उससे हमें ये पता चल जाए कि उस एलिमेंट के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करेंगे, मैग्नीशियम के एटम में क्या रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम वही लिखते हैं SsP 1 2 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम 2, इसमें भी 2, इसमें 6। अब हमने यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है क्योंकि मैग्नीशियम के एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 12 है। और इसके बाद कौन सा सबसेल आएगा, S, और S के लिए क्या नंबर रहेगा 3। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और वो फिल कर देंगे दोनों के दोनों हम इसे 3s सब सेल के ऑर्बिटल में। तो ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम एलिमेंट। अब क्लोरीन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके एक एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है इन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सबसेल। तो जब तक हम सबसेल्स लिखते जाएंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे जब तक वो 17 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हम फिल नहीं कर लेते। तो वही रूल रहेगा SsP SPS। हम यहाँ तक लिख लेते हैं अभी पहले और नंबरिंग कर देते हैं इसकी 1 2 3 4 2 3। तो अब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते जाएंगे, इसमें 2 2 6, यहाँ तक अपने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। यहाँ हो जाएंगे 12। अब बाकी कितने बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ फिल कर सकते हैं क्योंकि P सब सेल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। और किस तरह से रहेगी इसकी फिलिंग P सब सेल के लिए, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Px Py एंड Pz, और इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे टू फॉलो हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम इसमें पेयरिंग कर सकते हैं 4 5। तो क्या रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस P सब सेल के लिए, 3Px2 3Py2 3Pz1। तो ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इस क्लोरीन एटम के लिए। अब आर्गन के लिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इट मीन्स देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन एटम। सो इस तरह से ही हम लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ 17 थे और इस P सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस 3P सब सेल में। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। स्टूडेंट्स, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, अपने आप आपको पता चल जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p। इस तरह से आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्ट लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक पर्टिकुलर रूल बनाना होगा कि किस सब सेल को हमने पहले लिखना है। वो रहेगा SsP SPS DPS DPSF DPSF। नाउ फॉर क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसका मतलब क्रोमियम की एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 24। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से हम इसको लिखेंगे। पहले हम जैसे करते आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक देखो कितने फिल हो गए हैं 10 12 18 4s2 20। यहाँ तक 20 फिल हो चुके हैं और फिर बाद में किसका नंबर आएगा 3D का। अब 20 यहाँ तक फिल हो चुके हैं तो यहाँ कितने आएंगे 4।
लेकिन जो ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ पर रहेगी रॉन्ग। तो किस तरह से इसकी एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इस क्रोमियम के लिए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमें क्रोमियम के लिए ये मिलती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d सबसेल में पहुँच जाता है, क्योंकि जो 4s और 3d सबसेल्स की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 3d सबसेल में पहुँच जाएगा। क्यों पहुँचेगा? अगर 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3d और 4s सब सेल क्या रहेगी? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सब सेल्स होंगे ये। और जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सब सेल्स और कंप्लीटली फिल्ड सब सेल्स are more stable than other way of filling electrons। S सबसेल हो, P सबसेल हो, D सबसेल हो या F सबसेल हो, अगर वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगी अगर उससे डिफरेंट कोई उनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो मोर स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फ्रॉम 4s टू 3d सबसेल, जिसके कारण 4s सबसेल भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगी और 3d सबसेल भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बन जाएगी। और जो ये फिलिंग रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की इन सबसेल्स में, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इस तरह की फिलिंग से। सो फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4s टू 3d सबसेल। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस होगा 4s और 3d सबसेल के बीच में वो मिनिमम है और रूम टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d सबसेल में जा सकता है। तो एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस क्रोमियम के लिए क्या रहेगी? 4s1 3d5। अब हम बात करते हैं इस आयरन के लिए। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 है और इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे आयरन एटम में। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ तक हम काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर चुके हैं, 10 और 10। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम इस आयरन एटम में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक। तो टोटल हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं इस आयरन एटम में। बाकी बचते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 6 इलेक्ट्रॉन्स अब किस में आएंगे? वो 3d सबसेल में। और 3d सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे? 6। यहाँ पर भी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो किया गया है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स जब हम 3d सबसेल में फिल करेंगे तो सबसे पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इन 5 ऑर्बिटल्स में। और इसके बाद हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसको हम फिल करेंगे इस ऑर्बिटल में। तो पेयरिंग तब तक नहीं हुई थी जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने फिल नहीं कर दिया था। तो ये रहेगा यहाँ पर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
और ये जो ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर बताता है हमें अबाउट प्रिंसिपल और एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन इज गिवन बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं यहाँ पर कि हम बार बार ये लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो इसके लिए एक शॉर्ट नोटेशन है। हम पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 18 10 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ तक हो जाते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आर्गन एटम के अंदर। तो हम इस सारे की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं इस आयरन एटम के लिए आर्गन, और उसके बाद लिखेंगे 4s2 3d6। हमें बार बार ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन कई एलिमेंट्स में हमें देखने को मिलती है जब उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होगा 10 से ग्रेटर 18 से ग्रेटर, जहां पर नोबल गैसेज आ जाती हैं। तो नोबल गैसेज के बाद आने वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम नोबल गैस को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं अपने, और यहाँ पर हम लिखेंगे नियोन को 3s2 3p5। तो यहाँ पर इस क्लोरीन के लिए भी हम यहाँ पर नियोन को यूज कर सकते हैं, और नियोन रिप्रेजेंट करेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम फिल कर चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद हम जो बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो इन ऑर्बिटल्स में हम फिल करेंगे। इसी तरह से हम क्रोमियम के लिए भी लिख सकते हैं। क्रोमियम में यहाँ तक कितने हो गए? 10 12 18। तो यहाँ तक, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? आर्गन। आर्गन के सिंबल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और 4s1 3d5। और अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस कॉपर के लिए, और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 29। तो इसका मतलब कॉपर एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखेंगे? 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं। तो 10 12 18 20। तो यहाँ तक हम 20 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं। अब 9 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचते हैं जो हमें फिल करने होंगे इस 3D सबसेल में, और यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। और यहाँ तक हमने फिल कर दिए हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो सिचुएशन यहाँ क्रोमियम में थी वही सिचुएशन इस कॉपर में भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 4s सबसेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और 3D सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 9 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं इसमें। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3D सबसेल में अगर आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी? 4s1 3d10। तो जो कॉपर की एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यही होती है। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर उसी तरह से आर्गन का यूज करेंगे इससे पहले, 4s से पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी कॉपर के लिए? आर्गन 4s1 3d10। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। जो 3D सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड सबसेल है। एंड वी नो दैट द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स are much more stable than the other way of filling of these subcells। तो अगर इससे डिफरेंट वे ऑफ फिलिंग होगी इसकी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं इस कॉपर एटम के 4s और 3D सबसेल में
तो उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर इज 4s1 3d10। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जो अपना लास्ट एलिमेंट है उस जिंक का एटॉमिक नंबर रहेगा 30। और यहाँ तक हम देख सकते हैं कॉपर में हमने 29 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं उस एटम के डिफरेंट सब सेल्स के ऑर्बिटल्स में। और हम देख सकते हैं इसी तरह के सब सेल्स होंगे इस जिंक के लिए भी, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन जो 30th इलेक्ट्रॉन होगा, जो 30वां इलेक्ट्रॉन होगा, वो आगे वाली सब सेल्स में फिल ना करके हम इस 4s सब सेल में ही फिल करेंगे, ताकि ये जो 4s सब सेल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड बन जाए। सो क्या रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ तक हम आर्गन के सिंबल का यूज करेंगे जहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, 2 4 10 12 18। और यहाँ पर हम फिल करेंगे उस 30th इलेक्ट्रॉन को या 30वें इलेक्ट्रॉन को इसमें 4s में, और 3d10 रहेगा ये। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है इस जिंक के लिए। अब मैं डिस्कस करूंगा क्यों मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सब सेल और कंप्लीटली फिल्ड सब सेल की। तो सो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब सेल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग 2 कंसेप्ट। तो 2 कंसेप्ट्स का हम यूज करेंगे इसके लिए, और उन कंसेप्ट्स की हेल्प से हम बताएंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सब सेल्स की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है देन द अदर वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सब सेल्स। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब सेल्स के लिए हम 2 कंसेप्ट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और वो क्या है? सिमेट्री और सिमेट्रिकली फिल्ड सब सेल्स एंड अदर इज एक्सचेंज एनर्जी। सो सिमेट्री और सिमेट्रिकली फिल्ड सब सेल्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो जैसा हमें पता है कि जो सिमेट्री होगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी प्लेस पर अगर सिमेट्री है तो वो ऑब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर प्लेस ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे अपने रूम में हम बुक्स को इधर उधर फेंक देते हैं तो वहाँ पर इतनी सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती, और जो भी उस चीज़ को देखता है उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर उन्हीं बुक्स को हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दें और सिमेट्रिकल वे में हम उनको अरेंज कर दें तो वो देखने में अच्छा लगेगा। इसी तरह से जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए भी हम सिमेट्री को फॉलो करेंगे। तो जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड सब सेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा सिमेट्री होती है देन द अदर वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए मैं क्रोमियम का फिर दोबारा से एग्जांपल लूँगा। तो क्रोमियम में हमने क्या देखा था, जिसका एटॉमिक नंबर 24 था, आर्गन 4s1 3d5। ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आर्गन के लिए? 4s2 3d4। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 4s2 3d4। तो यहाँ पर क्या है, इसमें तो सिमेट्री है लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस 3d सब सेल में आ जाता है तो ये ऑर्बिटल 4s जो ऑर्बिटल होगा वो भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा, और ये भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा, जिसके कारण जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी 4s और 3d सब सेल में उनमें सिमेट्री आ जाएगी। तो सिमेट्री के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस 4s ऑर्बिटल से जंप करके इस
3D सब सेल में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पूरे 4s और 3D सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी उसमें एक सिमेट्री आ जाएगी। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इस तरह की फीलिंग में हमें कोई भी सिमेट्री नहीं दिखाई देने को मिलती, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और यहाँ पर सिमेट्री है इन इलेक्ट्रॉन्स की 4s और 3D सब सेल में। तो सिमेट्री होने के कारण इस तरह की जो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की 4s और 3D सब सेल में, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए सिमेट्री भी एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा इस इलेक्ट्रॉन के जंप करने की फ्रॉम 4s टू 3D सब सेल। अब नेक्स्ट रहेगा एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज क्या होगा इसमें कि कोई भी सब सेल हो, किसी भी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, चेंजेस देयर पोजीशन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम सब सेल। तो अपनी ही सब सेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और इस तरह से जो पोजीशन चेंज होगी इलेक्ट्रॉन्स की किसी पर्टिकुलर सब सेल में, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जैसे यहाँ पर 3D सब सेल है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, और जब ये अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे उस दौरान कुछ एनर्जी भी ये रिलीज करेंगे। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन्स की अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी? एक्सचेंज एनर्जी वो एनर्जी होगी जो रिलीज होगी ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ positions by electrons present in any सब सेल। तो कोई भी सब सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के एक्सचेंज होने के कारण एक एनर्जी वो रिलीज करेंगे, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे एक्सचेंज एनर्जी। तो वो सब सेल ज़्यादा स्टेबल रहेगी जिसमें किसी पर्टिकुलर वे में इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल हों और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी और वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए। इसका मतलब कि इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो पाए। तो इस एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्रोमियम का ही यूज़ करना पड़ेगा, और क्रोमियम में हमें इसके लिए दोनों तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेंगे, जब वो कम स्टेबल थी तब और जब वो ज़्यादा स्टेबल है तब। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस 3D सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल कितनी एक्सचेंजेस हो गई? 3 एक्सचेंज। तो हमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंजेस काउंट करना होगा। तो इस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगी? सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है।
तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए? 2। और जब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी कितनी तरह से पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज कर चुका है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्थ के साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए केवल एक ही एक्सचेंज हुआ है। तो टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए हमारे इस पर्टिकुलर फिलिंग ऑफ 3D सबसेल के लिए? 6। लेकिन अब हम टोटल एक्सचेंजेस पता लगाएंगे इस मोर स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम के लिए। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो एक्सचेंजेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो उसी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? 1 2 3 4। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंजेस रहेंगे? 4। इसी तरह से इसके लिए कितने रहेंगे? 1 2 3। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंजेस रहेंगे 3। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंजेस देखते हैं कितने रहेंगे? 1 2। तो इस थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंजेस रहेंगे 2 और इसके लिए कितने रहेंगे? केवल 1। तो यहाँ कितने एक्सचेंजेस होंगे टोटल? 4 3 7 और 3 10। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल 10 एक्सचेंजेस होंगे और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए केवल 6 ही एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वो सिस्टम रिलीज करेगा ताकि वो अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट में आ जाए। तो इस तरह से सिमेट्री भी बन जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज भी पॉसिबल होगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी और वो एटम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। तो ये सब कुछ रहेगा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो अभी हमने देखी हैं, और वो किस किस एलिमेंट के लिए हमने ऑब्जर्व की है? वो ऑब्जर्व की है हमने क्रोमियम और कॉपर के लिए। तो क्रोमियम और कॉपर की जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ अपना ये टॉपिक खत्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसके लिए आपको 3 रूल्स जो ऑफबाउ प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे।